record the meeting. So, as we know that our topic is the portfolio theories, and it is the second part of the lecture. And we have started that. We have read the Dow Jones theory, random walk theory, and the formula theory. So जी आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या थी. आखिर हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा है. आखिर हमें पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियोज के बिहाइंड ट्रेडिशनल थ्योरीज क्या थी. और हम फार्मूला थ्योरी के लास्ट में आए हैं और इसको हम अब देखते हैं कि ये एग्जांपल हमें क्या बताती है. नीचे 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 आगे ये वेट. हाँ जी, पढ़ो यार इसको, क्या बोलती है वो. मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़े. हाँ मकसूद में पढ़ लो. अच्छा, उसमें वो कहता है कि लेट्स अज्यूम दैट एन इन्वेस्टर स्टार्ट्स विद ₹20,000 इन्वेस्टिंग ₹10,000 ईच इन एग्रेसिव पोर्टफोलियो and the defensive portfolio. Initial ratio is 1:1. He has predetermined the revision points as 20%. इसको समझ as ले हम share क्या price बोलता है वो. increase. इसको समझते हैं जी ना जी क्या कहता है वो. पहले 3 लाइनों को जी जी समझ लें. increase the value of portfolio would rise. When the value of the stock rise to 12,000, the ratio will change to 1/2 to 1. i.e. 12,000 is equal to जो है ना 10 की बजाय 12,000 पे जो है ना हो जाती है उसकी जो है ना वैल्यू. शेयर वर्थ 1,000 will be sold at the and the amount transferred to the defensive portfolio by buying bonds. Thus the value of the portfolio becomes 11,000 and the ratio will be 1:1. मुझे तो तो समझ आ इसमें गया सर है. हाँ जी जी सर. आप बता दें बच्चों को, आपको समझ आइए तो मुझे सर है तो उसमें बताएं. वो कहता है कि जी 20,000 पे जो है ना उसके पास थे, उसने 2 पोर्टफोलियो बनाए, एक डिफेंसिव वाला और एक एग्रेसिव वाला. एग्रेसिव वाले का मतलब यह है कि उसने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए 10,000 रुपए के और 10,000 रुपए के कोई बॉन्ड्स खरीद लिए उसने. तो उसकी जो है ना रेशियो जो है ना 1:1 रह गई. तो उसकी जो है ना क्या कहते हैं उसे 20% जो है ना वो राइज मिला. जो उसका फर्स्ट पोर्टफोलियो था ना एग्रेसिव वाला, उस पे 20% राइज मिला. तो उसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 10,000 थी, तो वो बढ़ के जो है ना वो 12,000 हो गई. तो उसका जो प्रोपोर्शनेट था जो है ना इन्वेस्टमेंट का वो 1.2 to 1 हो गया. जो 1:1 था ना 1.2/1 हो गया था. ठीक है ना, क्योंकि वो 10,000 से बढ़ के उसकी 12,000 हो गई थी. तो उसने फिर वो क्या किया कि जो ऊपर वाले 2,000 रुपए थे उसने फिर उसके मजीद बॉन्ड्स परचेज कर लिए. ठीक है ना. 1,000 तो के उसके किए, बाद फिर जो है 1,000 ना के किए. 1,000 रुपए के ना उसने बॉन्ड्स परचेज कर लिए. तो 1,000 जो उसका एग्रेसिव वाला था वो कम हो गया और 1,000 जो डिफेंसिव वाला था वो बढ़ गया. तो फिर उसका प्रोपोर्शनेट जो है ना फिर 1:1 रह गया उसका. हाँ, तो अब जो है ना काफी इन्वेस्टर्स जो है ना इस किस्म की सोच रखते हैं कि हमें जो है ना डिफेंसिव स्टॉक की तरफ पैसा बढ़ा देना चाहिए, वहां से कमाएं. जैसे ही आपको प्लस माइनस 20% हुआ है आप रेशो को 1 रखें और रेशो को बढ़ा भी सकते हैं मुख्तलिफ. वो कहते हैं वो तो आपका जो भी चाहे. ठीक है. वो द सर सेम. सेफ साइड पे खेलना चाह रहे होते हैं ना जो हाँ बिल्कुल डिफेंसिव ऐसे. वाले होते हैं ना. वो सेफ साइड पे खेलना चाहते हैं. वो रिस्क टेकर नहीं होते. वो कहते हैं हमें फिक्स्ड रिटर्न हमें मिलता रहे, हमें जो है ना वो कोई खतरा ना हो हमें. चलें हाँ ठीक है, तो आगे देखते हैं हम. द सेम कुड बी डन इन केस इफ द शेयर प्राइसेस फॉल डाउन. फंड्स कुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिफेंसिव पोर्टफोलियो टू एग्रेसिव पोर्टफोलियो. तो वो कहता है कि ऐसे ही होगा. अगर ऐसा हो जाए तो हम इसको वाइस वर्सा भी देख सकते हैं और अपनी रेशो को ऐसे मेंटेन कर सकते हैं ताकि हमें लॉस हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. तो जी आज के लेक्चर में हम क्या देखा, पोर्टफोलियो थ्योरीज को देखा. उसमें पहला हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेस हमने तमाम देख चुके हैं कि व्हाट इज सपोज टू बी. अब आती है मॉडर्न अप्रोच. जी मॉडर्न अप्रोच जो है ना ये किसने दी थी, हैरी मार्कोविट्स. मॉडर्न प्रोफाइल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी. इसने जो है ना एक, आपको याद है हमने जो है ना वो देखा था लास्ट टाइम, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था. ठीक है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या बता रहा होता है, जो भी हमने फार्मूलाज लगाए थे वो बताता है कि उसकी यानी वो एक स्टैंडर्ड लाइन से कितना डेविएट हो रहा है. ठीक है. और स्टैंडर्ड लाइन से या एक मीन से कितना डेविएशन आती है उसमें, तो वो हमें बता देता है कि इसमें इतना रिस्क मौजूद है. अच्छा, अब हम देखते हैं कि नीचे क्या कहता है वो हमें. इसमें ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड हो जाएगा, लेकिन आपको इस थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए. दिस मॉडल, ये एक किस्म का, दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय हैरी मार्कोविट्ज इन 1952. जी 1952 की बात है. इट एनालिसिस
analyzes various portfolios of a given number of securities and helps in selection of the best or the most efficient portfolio. तो उसका मकसद क्या था कि efficient portfolios को निकाला जाए. Markowitz used mathematical programming and statistical analysis in order to arrange for the optimum allocation of assets. कहते हैं वो उसने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज किया अपनी पोर्टफोलियो के लिए. मार्कोविट्स जनरेटेड पोर्टफोलियोज विद इन रिवार्ड रिस्क कॉन्टेस्ट. याद कीजिए हमने लास्ट टाइम देखा था, जो हमने देखा कि स्टैंडर्ड एविएशन की बात की, वो बेसिकली क्या है, रिस्क को मेजर कर रही होती है कि रिस्क को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, तभी हमें रिस्क के बारे में बताती है. अगर स्टैंडर्ड एविएशन जो है ना वो ज्यादा आ जाए तो इट मींस देयर इज अ मोर रिस्क, एंड इफ देयर इज अ लेस देन वी. अच्छा आगे क्या बात है. इन अदर वर्ड्स he considered the variance in the expected return from investment and their relationship to each other is constructing portfolios. वो कहते हैं एक किस्म का जो as we have already seen in the last lecture about the variance and the standard deviation, ये बेसिकली इसी की इजाद थी कि इसने कहा कि ये जो स्टैटिस्टिकल टूल है ना, इसको हम यहीं पे यूटिलाइज कर लें और इससे हमें जो है रिस्क का अंदाजा हो जाएगा. ये क्योंकि इसका फोकस ज्यादा रिस्क पे था, रिस्क को मेजर करने का था, वो इसने स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की. इट इज अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस ऑफ रिस्क रिटर्न चॉइसेस. डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो. उसने फिर यही कहा कि एफिशिएंट पोर्टफोलियोज जितने भी हैं तो इसी के बारे में हमें फैसला करना होगा, डिसीजन लेना होगा कि जहाँ पे मिनिमम रिस्क हो. अच्छा अब बात होती है एफिशिएंट पोर्टफोलियोज आर दोज पोर्टफोलियोज दैट यील्ड द हाईएस्ट रिटर्न फॉर द लेवल ऑफ रिस्क एक्सेप्टेड. एक सेकंड आप होल्ड कीजिए प्लीज, ठीक है, वेट कीजिएगा 1 मिनट के लिए. यस सर. जी सर, हाँ यार जी वो सर। बेल बज रही है, मैं अभी आता हूँ, सॉरी ये टाइम. अच्छा चलें. मकफूर भाई अटेंडेंस को स्क्रीनशॉट कब लेना है? जब ऑर्डर होगा स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा. गफूर भाई एक अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट तो ले लें. कौन गफूर? मकफूर भाई मकफूर नहीं भाई, मकफूर है अरसलान भाई. पूरा भाई भाई गफूर है, हम पहले एम मैं जी नाम साइलेंट कर डॉक्टर दिया जुबैर मैंने. हियर, हेलो आई एम बैक एंड लिसन मी जी प्लीज. सर, जी सर। तो अब बात यह आती है कि ठीक है एफिशिएंट सर. पोर्टफोलियोज में हम इन्वेस्ट करेंगे. एफिशिएंट पोर्टफोलियोज आर दोज पोर्टफोलियोज दैट यील्ड द हाईएस्ट रिटर्न फॉर द लेवल ऑफ रिस्क एक्सेप्टेड. अच्छा मकफूर, जिसकी 70% अटेंडेंस नहीं होती तो उसको नहीं बैठाने देते ना क्लास में, ये नो रूल है सर. ना हमारा. सर कहते यही हैं सर. अच्छा कहते यही है, और जी होता सर. है ऐसा. सर नहीं सर, होता नहीं बड़ी है. बड़ी बातें हमने देखी हैं. कुछ लड़के ऐसे थे जिनको पूरा सेमेस्टर हमने एक क्लास भी नहीं देखी, वो भी पेपर दे रहे थे. अच्छा क्या चलें, ये करें? तो अब ऑन द रिकॉर्ड है बात. अच्छा चलें, अच्छा आगे चलते हैं. एफिशिएंट जी पोर्टफोलियोज आर दोज पोर्टफोलियोज दैट यील्ड द हाईएस्ट रिटर्न फॉर द लेवल ऑफ अ रिस्क एक्सेप्टेड और अल्टरनेटिवली द स्मॉलेस्ट पोर्टफोलियो रिस्क फॉर अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न. ठीक है जी, एक्सपेक्टेड रिटर्न को देखा जाता है. टू बिल्ड एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो एन एक्सपेक्टेड रिटर्न लेवल इज चूजन एंड एसेट आर सब्स्टिट्यूटेड until the portfolio combination with smallest variance at the return level is found. As this process is repeated for other expected returns, a set of efficient portfolio is generated. वो कहते हैं कि ये जो हम डिफरेंट किस्म के पोर्टफोलियोज बनाते जाएंगे, ठीक है, और जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जहां पे आ जाएगा जिस सिक्योरिटीज के साथ, उस वक्त तक हम उसको रिपीट प्रोसेस में डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स को लेते रहेंगे और तब जाके जो है ना हम अपना एफिशिएंट पोर्टफोलियो जो भी है वो जब बनेगा तब हम उसको जाके चूज कर लेते हैं. अजम्पशंस उसने बताई हैं. इन्वेस्टर्स एस्टिमेट रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ अ वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न. क्या है, इन्वेस्टर ने बेसिकली रिस्क को ही एस्टिमेट करना होता है इसमें. Investors base their decisions solely on expected returns and variance of the returns only. इसमें इन्वेस्टर्स जो डिसीजंस लेते हैं वो टोटली किस पे है, एक्सपेक्टेड रिटर्न पे है या उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे है, जो कि वो देखते हैं कि इसमें यानी वो रिस्क मेजर हो जाता है उनका कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो हमें
नुकसान में जाएंगे या फायदे में जाएंगे। फॉर अ गिवन रिस्क लेवल द इन्वेस्टर्स प्रेफर हाई रिटर्न टू लोअर रिटर्न्स। वो कहते हैं कि इसमें ये है कि लोग जो है ना प्रेफर करते हैं कि हाई रिटर्न से जो है ना for a given risk level investors prefer high return to lower returns, similarly for a given level of expected returns prefer less risk or to more profit more risk। तो कहते हैं कि प्रेफर करते हैं कि रिस्क कम हो और प्रॉफिट जो है ना उनको मैक्सिमाइज हो जाए। एसिड रिटर्न्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स। इसमें क्या है, एज अ रैंडम वेरिएबल जो है ना हम ये देखते हैं कि एसिड के रिटर्न्स हैं, हमें कोई कंफर्मेशन नहीं होती, ठीक है। अच्छा, मार्केट्स आर एफिशिएंट, लेकिन इसमें ये भी अपने ध्यान में रखना है कि मार्केट्स है ना वो एफिशिएंट है, ठीक है। इसकी हमने जी देखे ना सर। थर्ड जो जो हमने ऊपर अभी बात की थी कि मार्केट्स को जो है ना एफिशिएंट समझना है हमने, ये अजम्पशन इसमें है। ये ना हो कि आप अपना रिस्क निकालते रहे और अगले इंफॉर्मेशन फैला के स्टॉक मार्केट को कहाँ से कहाँ ले जाए। सर ये थ्योरी ना, ये थ्योरी हमें जो है ना क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स की मैडम हैं, उन्होंने भी ये पढ़ाई है सर कुछ दिन पहले। अच्छा, जबरदस्त। कौन सी वाली? मैडम अनम दुरानी ने पढ़ाई है सर। हम्म उनने भी वीडियो भेजी थी, एक वीडियोस थी हम्म उनकी और पीपीटी भी थी, उसमें ये थ्योरी उन्होंने पढ़ाई थी हमें। कैपम भी हम्म पढ़ाई थी और ये भी पढ़ाई। सही चलें, कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ लें। अच्छा, जी जी from the above we can observe that in portfolio number 4 and 5 the standard deviation is same but different returns, the investors would select portfolio 5। एक मिनट, ये हमने कहाँ देखा है ऊपर? हाँ, यहाँ पे ना एक उसने फिगर दी है जिसमें ये बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सपेक्टेड रिटर्न को बता दिया गया है और उसको जो है ना, अच्छा एक सेकंड देखते हैं इसमें क्या कहता है। फ्रॉम द अबव वी कैन ऑब्जर्व दैट इन पोर्टफोलियो नंबर 4 एंड 5 द स्टैंडर्ड डेविएशन इज सेम बट डिफरेंट रिटर्न्स। अब देखें 4 एंड 5 में ना उसने क्या कहा है, यहाँ पे रिस्क जो है ना 8 है दोनों में स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, रिस्क फैक्टर। और यहाँ पे कितना है, रिटर्न जो है ना चेंज है। तो हम किसकी तरफ जाएंगे? दस जिसमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा सर और मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क पे ज्यादा देखें, रिटर्न रिस्क तो मिलेगा हमें, उसमें भी उठाना सेम है लेवल ऑफ उसमें भी रिस्क। उठाना है, तो हम क्यों ना उस पोर्टफोलियो में जाएं कि जहां पे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि फिर जी वो कहते हैं इसी किस्म का तजिया निकालेंगे कि हमें कोई इशू ना हो। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। The investor would select portfolio 5 if given choice between 4 and 5. Definitely जी, वो कहते हैं similarly in case of portfolio 7 and 8 the returns are same with the different standard deviation. Given a choice the investor would go for a portfolio 7। अब 7 और 8 में जाते हैं बात, तो वो क्या कहता है कि 7 में और 8 में गए हैं, रिटर्न तो सेम है, तो सर इसमें रिस्क कितना आ गया, 12% है और 11% है। अब ये इसमें किसको चूज करेंगे? रिटर्न हम तो सेम 7 मिल को रहा करेंगे है सर। विद लेस रिस्क। जी जी, अभी कोई आवाज आई है, पूछे। सर मैंने आपको दी है। सर मुझे ये बताएं कि क्लास कब एंड होगी हमारी? अगले 5 मिनट में एंड हो जाएगी चलें क्लास। ठीक है सर। जी, ठीक है। 6:50 से पहले मैं पहले एंड मैं होगी। सर मैं दो एक लफ्ज हैं अगर इजाजत दें तो। 5 मिनट ही ना ले लेना बच्चों के, अच्छा जो मैंने उनसे नहीं अभी यार, वादा छोड़े किया। छोड़े मकबूल भाई, छोड़े दो लफ्ज। अच्छा, सर बकफूर को उसमें वो बोलने था दे। कि हाँ जी जी जो ये इसका ना था मार्कोविट्स का जो मेन आइडिया था ना वो ये था कि जी आप इस तरह का पोर्टफोलियो डेवलप करें जिसमें जो है ना क्या कहते हैं आप इस तरह अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें कि जो है ना क्या कहते हैं जिसमें आप रिस्क को मिटिगेट कर सकें उस लेवल तक कि वो जो है ना आपकी रिटर्न को इफेक्ट ना करे, आपकी रिटर्न सेम रहे लेकिन रिस्क आप जितना मिटिगेट कर सकें, इस तरह का आप पोर्टफोलियो डेवलप करें उसमें। जी, बिल्कुल जी, ये बिल्कुल आपने, थैंक यू वेरी मच, आपने एडिशन किया हमारे लेक्चर में और बहुत अच्छा। और आगे हम चलते हैं कि वो क्या कहता है। Thus the selection is guided by two criteria. The investor would go for a portfolio with lower risk among two portfolios with same returns. Definitely जी, जो हम पहले एग्जांपल में बात देख चुके हैं, the investor would go for a portfolio with higher returns among two portfolios with the same risk। तो क्या है, हायर रिटर्न की तरफ जाएगा अगर सेम रिस्क है, तो अगर लोअर रिस्क की तरफ जाएगा अगर सेम रिटर्न है। तो ये दो बातें आप जो है ना ये पल्ले बांध लें, इस थ्योरी का मकसद ही यही है।
शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। अब उसने क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मैथमेटिकल को यूज किया और उसने कहा अभी इन चीजों को हम देखेंगे, और इसको अब हमने देखा तो द थ्योरी बिलीव्स दैट इट इज पॉसिबल टू सिलेक्ट स्टॉक एसेट्स व्हिच आर नॉट कोरिलेटेड टू वन अनदर। However, it has been proved that at times seemingly uncorrected assets don't act independent of each other. अब वो कहते हैं आपको कोरिलेशन का तो पता होगा ना क्या होता है, कोरिलेशन का पता है क्या होता है? कुछ ऐसी जो है ना, दो चीजों को, दो वेरिएबल्स को हम ले लेते हैं और उनमें देखते हैं कि कोरिलेशन है कि नहीं है। तो इसमें अगर कोरिलेशन, वो कहता है कि इस किस्म के स्टॉक्स को सिलेक्ट करें जो कोरिलेटेड ना हो। कोरिलेटेड मतलब सेम काइंड ऑफ थिंग्स ना हो उसमें। अब आगे बात आती है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल इन्वेस्टर्स इज बीइंग चैलेंज्ड बाय द बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट अकॉर्डिंग टू होम इन्वेस्टर्स डोंट ऑलवेज बिहेव रेशनली। वो कहते हैं इन्वेस्टर्स जो है ना, वो भी हर कोई एक जैसा नहीं होता। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क फ्री एसेट इन द रियल वर्ल्ड सिंस ऑल एसेट्स कैरी सम अमाउंट ऑफ इनहेरेंट रिस्क। वो कहता है ये भी आप जहन में बात रखें कि रिस्क भी होते हैं, कभी किसी किस्म के रिस्क को आसानी से चैलेंज नहीं किया जा सकता। इट इज कुछ भी हो सकता है। इट इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व दैट द रिटर्न इन इक्विटी एंड द अदर मार्केट्स आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज अज्यूम्ड बाय द थ्योरी। वो कहते हैं ये भी आपने देखना है कि ये लाजमी बात नहीं है, क्योंकि इक्विटी में जो रिटर्न्स होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते और उसमें अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं, फ्लक्चुएट हो सकती है बात। एट लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट डाटा इज रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेशन इफ देयर आर एन सीरीज इन द पोर्टफोलियो, then investor need to obtain n variance estimates and n minus 1 divided by covariance estimates, resulting in a total of 2n estimates. For example, analyzing a set of 100 securities would require 100 return estimates, 100 variance estimates and 494 statements, resulting in total। अब वो कहता है कि इस किस्म की जब जहाँ पे नो लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही हों और वो सैकड़ों के हिसाब से उसको कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बात जहन में हो कि ये भी मामलात हैं कि ह्यूज डाटा के साथ आपको प्ले करना पड़ सकता है। और ये इन्होंने पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए जो है ना, पोर्टफोलियो रिस्क के लिए और पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए कुछ फार्मूलाज नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं। आप जैसे ही इनमें इन चीज़ों को डाटा को पुट करेंगे तो ये आपको जो है ना इंफॉर्मेशन दे देगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा और पोर्टफोलियो का रिस्क कितना होगा। पोर्टफोलियो रिटर्न हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1 एंड सिक्योरिटी 2। अब यहाँ पे दो सिक्योरिटीज की बात आई है अभी। प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी 1 एंड 2 क्या है? दो स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे ना, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दो स्टॉक्स के दरमियान कोरिलेशन निकालें, फिर ये आपको जी एक्सपेक्टेड रिटर्न दे दिया गया। ये लास्ट टाइम हमने फार्मूला एक भी देखा था। अब प्रोपोर्शनेट द कोवेरिएंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज, हमने ये भी देखा था कि कोवेरिएंस कैसे क्या होता है और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो। और ये एक किस्म के स्टैंडर्ड फार्मूलाज जो उन्होंने डिजाइन किए हैं, ये 2 सिक्योरिटीज के लिए डिफाइन किया गया है फार्मूला। तो इसी किस्म का 3 सिक्योरिटीज होंगी तो वो भी बढ़ जाएंगी। तो जी हमारा लेक्चर आज का जो है ना ये एंड हुआ। पोर्टफोलियो थ्योरीज को हमने थोड़ा सा डीपली देखा, एनालाइज किया। उसमें दो चीज़ें थी, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल में वो 3 डिफरेंट थ्योरीज को हमने डिस्कस किया और मॉडर्न अप्रोच में हमने मार्कोविट्स की थ्योरी को डिस्कस किया। जी 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 तमाम ऑल सर जब स्टूडेंट्स आप आपसे हमारा बताएं। जब आपसे हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था, आपने कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि अकाउंट कहाँ ओपन करना है, तो सर वो लाजमी वो हमें हमारा सिखाइएगा। लास्ट लेक्चर है, वो हमारा लास्ट लेक्चर है जी, बिल्कुल। एम आई राइट? उसमें थोड़ी सी अरे बातें में होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस्म की चीज़ों को देखना है, किस किस्म की चीज़ों को नहीं देखना। ये मैं अपना तमाम नॉलेज आपसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इंशाल्लाह ताला अपने लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना? सिखाऊंगा। हम ये यही चीज़ें तो पढ़ रहे हैं बच्चे। हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना सीखा, ठीक है, और हमने जो ये देखा कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाली जाती है, रिस्क को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली जाती है, ठीक है ना जी? हम तमाम चीज़ों को तो आप एनालाइज कर रहे हैं ना, जो हमने पढ़ी। यस सर। ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंट रेशोज को एनालाइज किया जाता है किसी भी सिक्योरिटी में जाने के लिए। अब मैं सॉरी, मैंने 5 मिनट मांगे थे, 2 मिनट बाकी हैं। तो अब लास्ट में मैं आपको बताता चलूं, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, इससे भी एडवांस बात हुई थी 1970 के करीब। वो आया था कैपम का मॉडल है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। उसमें जो है ना उन्होंने जो है ना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो था वो निकालने के लिए हमें एक एडवांस तरीका बताया। उसने कहा कि ये भी जो अप्रोच है ना, ये बहुत बढ़िया अप्रोच है इन पोर्टफोलियोज थ्योरीज के
रिस्क तो इससे भी मिनिमाइज किया जा सकता है। और कैपम में हमें मजीद बताया गया कि ये जो है ना लेटेस्ट अप्रोच है हम आपको देते हैं, और इससे जो है ना आप मजीद उसको डीपली उसके रिस्क को मेजर कर सकते हैं और आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और लास्ट लेक्चर हम थोड़ा सा रख लेंगे कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के हवाले में किस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, क्या तरीकाकार है। ठीक है सर मेरा ख्याल है कि इसके बाद हमारा लास्ट होगा। नहीं, इसके बाद 2 हैं। नहीं सर, इसमें छुट्टियां हो जाती हैं सर। 15 से पेपर स्टार्ट है। देखो ना आज क्या डेट है यार। और एक हफ्ता और एक हफ्ता एंड हो चुकी है, है। क्लास तो एंड हो चुकी है। मैं वैसे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूं, एक सेकंड, कहाँ से होगी स्टॉप रिकॉर्डिंग।